स्वागत है आपका राघव ब्रीफ्स में। पिछली 6 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने सेक्शन 37 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग सेक्शन 37A से कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेक्शन 37A टॉक्स अबाउट प्रोविजन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये प्रोविजन जो है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2010 के अंदर ऐड किया गया। जिस सबसेक्शन में ये कहा गया है, in every building constructed on a plot of land exceeding 300 square meter in Jaipur region after the commencement of the Jaipur Development Authority Amendment Act 2010, it shall be compulsory to install a rainwater harvesting system of such type and specification as may be prescribed by the state government, having regard to the area and use of the land and keep such system always in working condition। तो सेक्शन 37A क्या बात कर रहा है कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2010 के बाद अगर आप किसी भी बिल्डिंग के प्लान और लेआउट को सैंक्शन कराना चाहते हैं और आपकी जो बिल्डिंग है वो मिनिमम 300 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग का एरिया है, तो आपको आपके प्लान के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्लान भी इंक्लूड करना पड़ेगा। आपको उस बिल्डिंग के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है आपके लिए। और जो भी स्पेसिफिकेशन रहेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के, वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? वो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी आपके रूल्स के अंदर, रेगुलेशंस के अंदर कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा, उसके क्या रूल्स रहेंगे, किन किन सिस्टम क्या क्या चीजें इंस्टॉल एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है आपको। तो वो सारा का सारा क्या आपको इसमें दे रखा है। Provided that if the state government, having regard to the groundwater level in a particular area, is of opinion that installation of rainwater harvesting system in such area is not appropriate, it may by notification in the official gazette exempt such area from the operation of the provision of this section। अगर स्टेट को लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो नोटिफिकेशन के द्वारा उस पर्टिकुलर एरिया को एग्जाम्प्ट कर सकती है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी बिल्डिंग बनाई जाएगी उस बिल्डिंग को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है। सेक्शन 2 बात कर रहा है, द अथॉरिटी शैल नॉट ग्रांट एनी परमिशन फॉर डेवलपमेंट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर unless provision for rainwater harvesting system of the type and specification prescribed under subsection 1 has been made in the site plan and maps and the person seeking permission undertake to install such system and furnishes security for the same to satisfaction of the authority। जो जीडीए है, जीडीए के समक्ष अगर आप कोई भी साइट डेवलपमेंट प्लान ले जाते हो तो वो उस साइट डेवलपमेंट प्लान के ऊपर सैंक्शन नहीं देगी जब तक कि आप अपने प्लान और लेआउट के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का साइट प्लान और मैप्स जो है आप उसके अंदर इंक्लूड नहीं कर देते। जब तक आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का जो मैप है आपके होल लेआउट के अंदर इंक्लूडेड नहीं कर देते, तब तक अथॉरिटी आपको किसी भी तरह की परमिशन नहीं देगी। और अगर आप जब भी कोई मैप ले जाओगे तो परमिशन अंडरटेक टू इंस्टॉल सच सिस्टम एंड फर्निशेस सिक्योरिटी फॉर द सेम टू बी सैटिस्फैक्शन ऑफ द अथॉरिटी। आपको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी अथॉरिटी को कि हाँ, मैंने अपने डेवलपमेंट प्लान के अंदर, मैंने अपने लेआउट प्लान के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंक्लूड कर लिया है, मैं आपको कुछ सिक्योरिटी देता हूं, अब आप मेरा जो प्लान है उसको सैंक्शन कर दीजिए। तो जो जेडीए है वो उस पर्टिकुलर प्लान को देखेगी, इंस्पेक्ट करेगी, उसके बाद ही आपको किसी भी तरह की कोई भी परमिशन देगी। एवरी ओनर ऑफ द बिल्डिंग फॉर विच रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज कंपल्सरी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall after completion of such building obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained। अब किसी भी बिल्डिंग के अंदर अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंक्लूड करना, इंस्टॉल करना अगर अनिवार्य है और आप उस बिल्डिंग के प्लान को जीडी के पास ले जा रहे हैं और आपके सेक्शन जो प्लान है उसको जीडी ने सैंक्शन कर दिया है, आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया है, अब अगर आपने आपकी बिल्डिंग के अंदर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आपने उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपने प्लान में तो दिखा रखा था, लेकिन आपने उसको अपने एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की जब बात आई तो वहां पे आपने कंस्ट्रक्ट नहीं किया, उसको इंस्टॉल नहीं करा, तो जेडीए जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देगी ये बोल के कि आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल नहीं किया है।
और वो अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला तो आप अपनी बिल्डिंग का काम शुरू नहीं कर सकते किसी भी कारण से, आप किसी को भी रेंट पे नहीं दे सकते उस बिल्डिंग को। तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आपकी बिल्डिंग के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना जरूरी था और आपने उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल कराया। सब सेक्शन 4 बात कर रहा है, द ऑफिसर और अथॉरिटी ऑथराइज्ड टू इशू कंप्लीशन सर्टिफिकेट अंडर सबसेक्शन 3 shall not issue such certificate unless he is satisfied that a rainwater harvesting system of the type and specification prescribed under subsection 1 has been installed in the building and is operational। सब सेक्शन 3 के अंदर हमने बात की थी कि सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो आपको कब मिलेगा? आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब जीडीए अथॉरिटी जो है आपकी साइट पे इंस्पेक्ट करेगी और वो ये देखेगी कि आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अच्छे से इंस्टॉल कर रखा है, वो ऑपरेशनल कंडीशन के अंदर है, वो वर्किंग कंडीशन के अंदर है। तो उन सारी चीजों को इंस्पेक्ट करने के बाद ही ऑफिसर से अभी कोई भी जो ऑथराइज्ड पर्सन है अथॉरिटी का, वो जब वो इंस्पेक्ट कर लेगा उसको ये लगेगा कि हाँ इस बिल्डिंग के अंदर पूर्ण रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन हो चुका है, तो अब हम आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो दे सकते हैं। अब मैं बात करूंगा सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 की। एनी डेवलपमेंट ऑफ लैंड इन जयपुर रीजन मेड और कंटिन्यूड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी एन अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। आप अगर इस सेक्शन के किसी भी प्रोविजन की कंप्लायंस में नहीं करते हैं तो आपका जो डेवलपमेंट वर्क है उसको अनऑथराइज्ड घोषित कर दिया जाएगा जीडीए द्वारा। और एक बार अगर अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट आपको घोषित कर दिया तो प्रीवियस सेक्शंस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कोई भी अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट वर्क के ऊपर जीडीए क्या क्या सैंक्शंस और क्या क्या एक्शंस ले सकती है। तो आपको पूर्ण रूप से हर एक कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कंप्लायंस को फॉलो नहीं करते हैं तो जीडीए आपकी बिल्डिंग को अनऑथराइज्ड डिक्लेयर कर देगा। No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building for which rainwater harvesting system is compulsory under the provision of this section unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under subsection। देखिए किसी भी बिल्डिंग के अंदर पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। अगर आपके बिल्डिंग के अंदर वाटर की सप्लाई नहीं हुई तो आपकी बिल्डिंग किसी भी तरीके से रन नहीं कर सकती। अब आपको वाटर सप्लाई का जो कनेक्शन है वो एक ही कंडीशन में मिलेगा जब आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा। और आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा होगा। ये मैं उन बिल्डिंग की बात कर रहा हूं जिनके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अनिवार्यता है। जो भी 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बड़ी बिल्डिंग के एरिया से बड़ी बिल्डिंग है उन सारे एरियाज के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है। तो अगर आपको पब्लिक वाटर सप्लाई कनेक्शन चाहिए तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसी के बाद ये आप पब्लिक सप्लाई जो है पब्लिक वाटर सप्लाई का जो कनेक्शन है वो ले सकते हैं। एनी पर्सन हु कॉन्ट्रवीन्स एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल ऑन कन्विक्शन एंड विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन दैट मे बी टेकन अगेंस्ट हिम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स बी पनिशेबल विद imprisonment which may extend to 7 days or with a fine which shall not be less than rupees 25,000 but which may extend to rupees 1 lakh or with both। अगर आप इस सेक्शन की कंप्लायंस नहीं कर सकते और आपको किसी भी रूप से जेडीए द्वारा ये मान लिया जाता है कि आपने कुछ क्राइम तो किया है, आपसे कुछ गलती तो हुई है, क्राइम नहीं बोलूंगा, कुछ गलती हुई है, और अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया है और फिर भी आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर लिया है तो आपके ऊपर आपको सजा हो सकती है। आपको मैक्सिमम सजा 7 दिन की होगी और साथ ही साथ आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, जो कम से कम 25,000 रुपए का फाइन होगा और ज्यादा से ज्यादा आपको 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया जा सकता है। और अगर कोर्ट को लगा तो वो आपके ऊपर दोनों ही फाइन भी और इम्प्रिजनमेंट आपको दोनों जो है वो दे सकती है। एक्सप्लेनेशन बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम means any structure or apparatus or both including rooftop structure and underground tank constructed or installed to collect rainwater either for domestic use or for percolation into earth for the purpose of recharging groundwater। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक्सप्लेनेशन जो है उसकी वर्डिंग्स को आपको याद रखना है ताकि एग्जाम्स में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेनेशन दे रखा है नहीं दे रखा, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक्सप्लेनेशन कौन से सेक्शन के अंदर दे रखा है, सेक्शन 2 के अंदर दे तो नहीं रखा, डेफिनेशन क्लॉज के अंदर तो नहीं दे रखा है,
तो आपको याद रखना 37A के अंदर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आपको डिफाइन कर रखा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ पार्किंग स्पेस, सेक्शन 37B और सेक्शन 37A दोनों ही जेडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2010 के अंदर ऐड किए गए हैं। दोनों ही प्रोविजन का अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर, दोनों ही प्रोविजन का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम है। In every building constructed in Jaipur region after the commencement of the Jaipur Development Authority Amendment Act 2010, it shall be compulsory to provide such parking space as may be prescribed by the state government. अगर आप कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको स्टेट गवर्नमेंट ने ये किसी भी रूल्स या किसी भी रेगुलेशंस के अंदर प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको एक पार्किंग स्पेस देनी पड़ेगी। अगर आपका लैंड बहुत बड़ा है तो आपको पार्किंग स्पेस का एरिया भी ज्यादा देना होगा, और अगर आपका लैंड कम है तो आपको पार्किंग स्पेस का एरिया आपके लैंड के अकॉर्डिंगली आपको प्रोवाइड करना होगा। Provided that the state government may, having regard to the area of land and situation and use of building, exempt by notification in the official gazette any building or class of building from the provision of this section. अब अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जिसकी जरूरत थोड़ी ज्यादा है हम लोगों को, या जिसकी जरूरत हमको कम है, तो उस एरिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, वो एग्जेम्प्ट कर सकती है कि इस एरिया के अंदर हम लोग पार्किंग स्पेस की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं लेंगे। आप जेडीए जो है वो किसी भी ओनर को, किसी भी ऑक्यूपायर को क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है कि आप अगर कोई भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट साइड को डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं, तो आपको पार्किंग स्पेस देने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे प्रोवाइजो दे रखा है जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आपको एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहां पे अगर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहां पे आपको पार्किंग स्पेस देने की जरूरत नहीं है। सबसेक्शन 2 बात कर रहा है, द अथॉरिटी shall not grant any permission for development required under the provision of this act or rules or regulations made thereunder unless provision for parking space as prescribed under subsection 1 has been made in the site plan and maps and the person seeking permission undertakes to provide such parking space and furnishes security for the same to the satisfaction of the authority. किसी भी डेवलपमेंट प्लान और साइट प्लान को या लेआउट को आप स्टार्ट करने से पहले आपको जेडीए की एक सैंक्शन लेने की जरूरत होती है। जब तक जेडीए अप्रूवल नहीं कर देता कि आपका ये जो डेवलपमेंट साइट प्लान है या लेआउट प्लान है, इसको जब तक हम सैंक्शन नहीं कर देते, आप किसी भी एरिया पे या लैंड पे आप अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अब अगर आप जेडीए के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि जेडीए मुझको आप सैंक्शन दे दीजिए, तो जेडीए क्या देखेगी कि आपका अगर लैंड है और आपके लैंड के अंदर ये अनिवार्यता है कि आपको पार्किंग स्पेस छोड़ना पड़ेगा, तो आपको अपने मैप के अंदर, आपके लेआउट प्लान के अंदर आपको पार्किंग स्पेस का एरिया दिखाना पड़ेगा। आप जब तक अपने पार्किंग स्पेस के एरिया को नहीं दिखा देते और जेडीए सेटिस्फाइड नहीं हो जाती कि आपने प्रॉपर पार्किंग स्पेस नहीं दिया है, तब तक जेडीए आपको क्या नहीं देगी, आपको सैंक्शन नहीं देगी। और पार्किंग स्पेस शो के साथ साथ आपको पार्किंग स्पेस की फी भी देनी पड़ती है जेडीए को, तो आपको वो कुछ फी भी देनी पड़ेगी। उसके बाद जब जेडीए सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ आपने प्रॉपर तरीके से पार्किंग जो है शो कर रखी है आपके मैप के अंदर, उसके बाद ही जेडीए किसी भी तरह का कोई भी आपको सैंक्शन देगी। सेक्शन 3 बात कर रहा है, एवरी ओनर ऑफ द बिल्डिंग फॉर विच प्रोविजन ऑफ पार्किंग स्पेस इज कंपल्सरी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall after completion of such building obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained. ये सिमिलर सेक्शन जो सब सेक्शन हमने वाटर हार्वेस्टिंग के सेक्शन के अंदर भी पढ़ा था। कोई भी ओनर जो है किसी भी बिल्डिंग का, वो अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करा लेता है पूरी रूप से, उसके बाद अगर वो किसी भी तरह का उसमें ऑक्यूपेंसी चाहता है, अपने बिल्डिंग को रनिंग कंडीशन के अंदर या वर्किंग कंडीशन के अंदर चालू करने की सोच रहा है, तो वो चालू करने से पहले उसको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जेडीए से। और वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आपने कंप्लायंस की होगी जेडीए के रूल्स की। उसके अंदर जेडीए ने साफ साफ बोल रखा है कि अगर आपने पार्किंग स्पेस दे रखी है तो ही हम आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे, और जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे उसके बाद ही आप अपने बिल्डिंग को पूर्ण रूप से सुचारू कंडीशन में कर ला सकते हो और आप किसी को भी आपकी बिल्डिंग को रेंट पे दे सकते हो। सेक्शन 4 बात कर रहा है,
the officer or authority authorized to issue completion certificate under subsection 3 shall not issue such certificate unless he is satisfied that parking space as prescribed under subsection 1 has been provided in the building. सबसेक्शन 3 के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी ऑफिसर, कोई भी ऑथराइज अथॉरिटी जीडीए की आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी देगी जब आप आपकी बिल्डिंग को उन ऑफिसर्स को या ऑथराइज अथॉरिटी को इंस्पेक्ट करा देंगे, आप उनको पूर्ण रूप से सेटिस्फाई कर देंगे कि आपकी बिल्डिंग के अंदर आपने पूरी तरीके से जो पार्किंग स्पेस जो आपने मैप में बता रखा था वो पार्किंग स्पेस आपने प्रोवाइड कर रखी है। और जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ आपने प्रॉपर पार्किंग स्पेस दे रखी है, तो उसके बाद वो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देंगे। सेक्शन 5 बात कर रहा है एनी डेवलपमेंट ऑफ लैंड इन जयपुर रीजन मेड और कंटिन्यूड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी एन अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अगर जयपुर रीजन के अंदर कोई भी डेवलपमेंट वर्क होता है और जिसके अंदर आपको इस सेक्शंस की कुछ कंप्लायंस को मानने की जरूरत है और अगर आप उस कंप्लायंस को नहीं मानते हैं तो जीडीए आपके डेवलपमेंट वर्क को अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट घोषित कर देगा और उसके बाद आपके पास वो सारी कार्रवाई होगी जो हमने प्रीवियस सेक्शंस के अंदर डिस्कस करी है। नो परमानेंट वाटर कनेक्शन फ्रॉम एनी पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम शैल बी परमिटेड इन अ बिल्डिंग फॉर व्हिच प्रोविजन ऑफ पार्किंग स्पेस इज कंपल्सरी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under subsection 3। मैंने बार बार डिस्कस किया आपके साथ में कि जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। न तो आप अपनी बिल्डिंग को स्टार्ट कर सकते हो, न आप बिल्डिंग को किसी को किराए पे दे सकते हो, नहीं आपको जीडीए पानी का कनेक्शन देगा, क्योंकि जब तक पानी का कनेक्शन नहीं आएगा आपकी बिल्डिंग के अंदर तब तक आपकी बिल्डिंग स्टार्ट हो ही नहीं सकती। और पानी के कनेक्शन के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? आपको पानी के कनेक्शन के लिए पार्किंग स्पेस की जरूरत है। अगर आपने पार्किंग स्पेस दर्शा रखा है आपके मैप में और आपके मैप में और लेआउट प्लान के अंदर जीडीए ने सैंक्शन कर रखा है कि हाँ आपके मैप में पार्किंग स्पेस है और आपके पार्किंग स्पेस के देने के बाद अगर आपकी बिल्डिंग में एक्चुअल पार्किंग स्पेस भी प्रोवाइडेड है, उसके बाद आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलाउड होगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलाउड होने के बाद आपको फाइनली वाटर सप्लाई का कनेक्शन भी दे दिया जाएगा। एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल ऑन कन्विक्शन and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this act or any other law for the time being in force be punishable with imprisonment which may extend to 7 days or with a fine which shall not be less than ₹25,000 but which may extend to ₹1 lakh or with both। अगर आपने सेक्शन की कंप्लायंस को नहीं माना तो आपके ऊपर आपको 7 दिन की सजा हो सकती है मैक्सिमम, साथ ही साथ आपको 25,000 कम से कम 25,000 का जुर्माना देना होगा और वो जुर्माना बढ़ के 1 लाख भी हो सकता है। और अगर कोर्ट को लगा कि आपने कंप्लायंस जो है वो बिल्कुल नहीं करी या आपकी जो गलती है वो बहुत बड़ी गलती है तो आपको इम्प्रिजनमेंट भी होगा और आपको फाइन भी देना पड़ेगा। चैप्टर 7 प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम। अब हम लोग इस चैप्टर के थोड़े और इंटरनल डेप्थ के अंदर घुस चुके हैं जहां पे अब हम डिटेल में कुछ चीजों को पढ़ेंगे। अभी तक हमने प्रोसीजरल चीजें पढ़ी, कंप्लायंस से रिलेटेड चीजें पढ़ी कि अगर आपने किसी भी कंप्लायंस को नहीं माना है तो आपके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। अब हम प्रोजेक्ट की डिटेल में जाएंगे कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जीडीए कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो जीडीए को किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। सेक्शन 38 टॉक्स अबाउट मेकिंग एंड कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम। अगर जीडीए कोई भी प्रोजेक्ट लाती है, कोई भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, किसी भी अथॉरिटी की, डिपार्टमेंट की स्कीम को एग्जीक्यूट करती है तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और कौन कौन सा जो एरिया है, कौन कौन सी जो एक्टिविटीज है जीडीए अपने स्कीम्स और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द प्रपोजल इन एनी प्लान मे मेक सच प्रोजेक्ट एंड स्कीम फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ जयपुर रीजन और एनी पार्ट देयरऑफ एज मे बी कंसीडर्ड नेसेसरी। जब भी जीडीए किसी भी तरह का प्लान या किसी भी तरह का प्रोजेक्ट या किसी भी तरह की स्कीम को एग्जीक्यूट करेगी, उसको इस चीज का ध्यान रखना है कि जयपुर के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को कोई भी नुकसान ना हो या जयपुर के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को ध्यान रखते हुए वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की और किसी भी डिपार्टमेंट की पॉलिसीज, प्लान, स्कीम्स को एग्जीक्यूट करे। ऐसा ना हो कि आपकी जो स्कीम है वो मास्टर डेवलपमेंट प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान से अलग हो, जिस वजह से फ्यूचर के अंदर आप जब भी कोई मास्टर डेवलपमेंट प्लान जो है लाना चाह रहे हो तो उसके अंदर आपके आज के करंट स्कीम और प्रोजेक्ट की वजह से कोई भी दिक्कत हो। प्रोजेक्ट और स्कीम
may make provisions for all or any of the following matters रहेंगे। आपके प्रोजेक्ट और स्कीम के अंदर कौन कौन से जो मैटर्स है आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 21 एंड 21 जो भी मैटर्स स्पेसिफाइड है सेक्शन 21 और 22 के अंदर उन सब को आप इंक्लूड कर सकते हो आपके कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम के अंदर। क्लॉज 2 बात कर रहा है एक्विजिशन, डेवलपमेंट, रिजर्वेशन एंड सेल और लीजिंग ऑफ लैंड। आप एक्वायर कर सकते हो, आप डेवलपमेंट कर सकते हो, आप रिजर्व कर सकते हो कि किसी भी लैंड को आप रिजर्व कर लेते हो कि ये लैंड पर्टिकुलर इसी पर्पस के लिए लिया गया है और इस पर्पस के अलावा इस लैंड को किसी दूसरे पर्पस के लिए हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। एंड सेल और लीजिंग ऑफ लैंड फॉर पर्पस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज सच एज रोड, स्ट्रीट्स, ओपन स्पेस, पार्क्स। आप पर्टिकुलर लैंड को कौन कौन से पर्पस में यूज कर सकते हो। पब्लिक यूटिलिटीज वर्क जैसे रोड्स में, स्ट्रीट में, ओपन स्पेस, पार्क, गार्डन्स, रिक्रिएशन एंड प्लेग्राउंड्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, green belts, dairies, housing development of market, shopping center, commercial complexes, cultural centers, administrative center, transport facilities and public purpose of all kind। ये आपको याद में रखना है कि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जीडीए अपने कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट इन स्कीम के अंदर कौन कौन से जो एरियाज है जिसके ऊपर डेवलपमेंट कर सकती है, तो आपको ये याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है कि शॉपिंग सेंटर इंक्लूडेड है नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इंक्लूडेड है नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज या फिर डिस्पेंसरीज, तो आपको इनको याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे एक्विजिशन, लेइंग आउट और रिलेइंग आउट ऑफ लैंड आइदर वेकेंट और ऑलरेडी बिल्ड अपॉन, रीबिल्डिंग और रीलोकेटिंग एरियाज व्हिच हैव बीन बैडली लेड आउट और व्हिच हैव बीन डेवलप्ड और डीजनरेटेड इनटू स्लम और कच्ची बस्ती, द फिलिंग अप ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ लो लेइंग स्वैम्पी और अनहेल्दी एरियाज और लेवलिंग अप ऑफ लैंड। आप एक्विजिशन कर सकते हो किसी भी लैंड का जो कि या तो ऑलरेडी खाली है या फिर ऑलरेडी उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखा है, आप उसको एक्विजिशन कर सकते हो। या फिर आप कोई भी बिल्डिंग जो ऑलरेडी बन रखी है उसको आप वापस से रिनोवेट कर सकते हो, उसको आप रिलोकेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर एरिया सही नहीं है उस कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो आप उसको दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। साथ ही साथ आपको आप उन कच्ची बस्तियों और उन कच्चे स्लम्स को भी रिलोकेट कर सकते हो जो कि जीडीए के अंदर आता है। अगर जेडीए की एरिया के अंदर कोई भी कच्ची बस्ती बसी हुई है या कोई भी स्लम बसा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिलोकेट कर सकते हो उस एरिया को, क्योंकि आपको वहां पे कुछ नया डेवलपमेंट वर्क को स्टार्ट करना है। अगर कोई भी एरिया जहाँ पे बड़े गड्ढे दिख रहे हैं, छोटी मोटी कोई खाई है, तो आप उसको लेवल करा सकते हो और रिक्लेम कर सकते हो। अगर कोई लैंड जो है जिसपे जेडीए ने अपना अधिकार अभी तक दिखाया नहीं है, पर वो जीडीए के फाइल्स के अंदर लिख रखी है कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है जीडीए या स्टेट गवर्नमेंट का है, तो आप उस पर्टिकुलर एरिया को रिक्लेम कर सकते हो इस सेक्शन के अंदर। एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एरियाज फॉर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, मंडीज एंड अदर सिमिलर पर्पसेस। आप किसी भी एरिया को एक्वायर कर सकते हो अगर आपका पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस है, इंडस्ट्रियल पर्पस है, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, मंडीज। अगर आप किसी भी एरिया को अलॉट करना चाहते हो, किसी भी डेवलपमेंट को, इंडस्ट्रियल एरिया को, कि आप ऐसा चाह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया जो हो जिसके अंदर हम लोग इंडस्ट्रीज स्थापित करेंगे, फिर चाहे वो इंडस्ट्री सीमेंट की इंडस्ट्रीज हो, टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हो, किसी भी इंडस्ट्रीज हो, तो उनको अगर आपको पर्टिकुलर लैंड देना है तो आप क्या कर सकते हो, आप लैंड को एक्वायर कर सकते हो। एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड इट्स डेवलपमेंट फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग आउट और रीमॉडलिंग ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट पैटर्न्स, लेआउट ऑफ न्यू स्ट्रीट्स और रोड्स, कंस्ट्रक्शन, डाइवर्जेंस, एक्सटेंशन, अल्टरेशन, इंप्रूवमेंट एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड रोड एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनिकेशन। आप इन सब रीजंस की, आप इन सारे पर्पस के लिए भी आप लैंड को एक्वायर कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग रोड, ड्रेनेज इंक्लूसिव ऑफ सीवरेज, सरफेस और सबसॉइल ड्रेनेज, सीवरेज डिस्पोजल। सीवरेज के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो आप सारे के सारे काम जो है अपने पर्पस और स्कीम के अंदर आप शामिल कर सकते हो। द कंस्ट्रक्शन, अल्टरेशन एंड रिमूवल ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड अदर स्ट्रक्चर, इन चीजों को भी आप अपनी स्कीम्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। लाइटिंग एंड वाटर सप्लाई, the preservation of object of historical or national interest or natural beauty and of a building actually used for religious purpose। अगर कोई स्कीम है, टूरिज्म से रिलेटेड कोई स्कीम है, तो आपको टूरिज्म के अंदर जो स्कीम के अंदर को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आपके पास पावर है अंडर दिस सेक्शन की, आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो किसी भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट को। आप नेशनल इंटरेस्ट के अंदर का कोई भी मॉन्यूमेंट है तो उसको प्रिजर्व कर सकते हो, या फिर कोई नेचुरल ब्यूटी का कोई भी पर्टिकुलर एरिया तो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो। The reservation of land in any scheme to such extent as may be provided by regulation for the purpose of providing housing accommodation to the members of scheduled caste, scheduled tribes, backward classes and weaker section of the society। अगर कोई भी लैंड अगर आप उसको एक्वायर करते हो, तो आप चाहो तो एक कंडीशन डाल सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो लैंड है ये केवल कुछ पर्टिकुलर सेक्शन या कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही हम लोग रिजर्व कर रहे हैं,
यहाँ पे अगर कोई भी हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी फ्यूचर के अंदर, तो केवल कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को ही यहाँ पे हाउसेज अलॉट किए जाएंगे, उनमें से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज है. The imposition of condition and restriction in regard to the open space to be maintained around buildings, the percentage of building area for a plot, the number, size, height and characters. कुल मिला के आप बिल्डिंग्स को, आप बिल्डिंग का जो भी एरिया है, हाइट क्या है, उन सारी चीजों से रिलेटेड भी अगर आपको आपके स्कीम्स के अंदर कोई किसी चीज स्कीम के अंदर मांग है, तो वो सारे के सारा जो एरिया जो यूसेज है वो आप जो है शामिल कर सकते हो. The suspension, so far as may be necessary for the proper carrying out of the scheme of any rule, bylaw, regulation, notification, or order made or issued under any law for the time being in force, which the legislature of state is competent to make. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बायलॉ, रूल्स, रेगुलेशन या नोटिफिकेशन जो है वो अड़चन पैदा कर रहा है आपके डेवलपमेंट वर्क के अंदर, आपकी स्कीम को एग्जीक्यूट करने में कोई बायलॉ, रूल्स या रेगुलेशन क्या कर रहा है, इशू क्रिएट कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सस्पेंड कर सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर उस रूल्स को, बायलॉज को, रेगुलेशन को और नोटिफिकेशन को. आप उस पर्टिकुलर उस टाइम तक आप उसको क्या कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, ताकि आप अपना डेवलपमेंट वर्क को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सको. प्रोवाइडेड दैट एनी सस्पेंशन अंडर दिस क्लॉज शैल सीज टू ऑपरेट इन द इवेंट ऑफ अ विड्रॉल ऑफ द स्कीम और ऑन द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द फाइनल स्कीम. लेकिन अगर आपने आपकी जो स्कीम है या आपका जो प्रोजेक्ट है उसको आपने विड्रॉल कर लिया, उसको आपने वापस ले लिया, तो जो भी आपने सस्पेंशन कर रखा था जिस भी बायलॉ का, रूल्स एंड रेगुलेशन का, तो वापस से वो केम इनटू इफेक्ट, वो वापस से लागू हो जाएगा. या फिर अगर जो आपकी जो स्कीम है वो अपने फाइनल स्टेज के अंदर आ जाती है, तो फाइनल स्टेज के बाद भी आप वो जो पर्टिकुलर बायलॉज जो है वो लागू हो जाएंगे. Any other work of a nature such as work would bring about environmental improvements which may be taken up by the authority and all such other matters not inconsistent with the object of this act. अगर आपको लगता है कि एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट के लिए आपको कुछ स्टेप्स उठाने की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वो स्टेप्स उठा सकते हो, लेकिन वो स्टेप्स जो है आपके जीडीए एक्ट के अंतर्गत आनी चाहिए. सब सेक्शन 3 बात कर रहा है, द ड्राफ्ट प्रोजेक्ट और स्कीम shall contain the following particulars, namely the area, ownership and tenure of each original plot. अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी स्कीम की बात कर रहे हो, तो वहां पे कुछ आपको सर्टेन पर्टिकुलर्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि एरिया कितना है, उस पर्टिकुलर एरिया में ओनरशिप किसकी है, टेन्योर ऑफ ईच ओरिजिनल प्लांट की. जरूरी नहीं है कि कोई भी लैंड जो हो वो कोई डेवलपमेंट वर्क जो हो, जो पूरी लैंड जो है वो जेडीए की हो सकता है कि आप किसी डेवलपमेंट वर्क किसी कॉलोनी का कर रहे हो या एक टाउन का कर रहे हो. अगर आप टाउन का कर रहे हो तो उसमें अंदर अगर नंबर ऑफ प्लॉट्स दे रखे हैं, किन किन लोगों के प्लॉट है वहां पे, किन किन लोगों के हाउसेज है, तो आपको उन सारी की सारी जो जानकारी है उसको अपने डेवलपमेंट एरिया के अंदर लिखनी पड़ेगी, आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर लिखनी पड़ेगी. द पर्टिकुलर्स ऑफ लैंड अलॉटेड और रिजर्व अंडर क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 2 with a general indication of the uses to which such land is to be put and the terms and conditions subject to which such land is to be put into such uses. आपको सारे के सारे जो पर्टिकुलर जो है वो लिखने पड़ेंगे जो सब लैंड के रिगार्डिंग है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है पर्टिकुलर लैंड के ऊपर अगर दे रखी है तो आपको उन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मेंशन करना पड़ेगा आपके प्लान और स्कीम के अंदर. द एक्सटेंट टू विच इट इज प्रपोज्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ ओरिजिनल प्लॉट्स. अगर आपने जो भी डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट वर्क करने से पहले कोई भी जो लैंड आपने ले रखा था और डेवलपमेंट करने के बाद अगर कोई भी चेंजेस आते हैं और जो पहले आपने ले रखा था उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, तो आप उन सब चेंजेस को भी आपको जो है अपने प्लान और स्कीम के अंदर शो करना पड़ेगा. द एस्टिमेट ऑफ द नेट कॉस्ट ऑफ द स्कीम टू बी बोर्न बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. जो भी अथॉरिटी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कॉस्ट को उठा रही है, तो आपको प्रॉपर कॉस्ट लिखनी पड़ेगी और कौन सी अथॉरिटी उस कॉस्ट को उठा रही है, बॉन्ड कर रही है, आपको उस अथॉरिटी के बारे में भी लिखना पड़ेगा. A full description of all the details of the scheme under subsection 2 as may be applicable. सबसेक्शन 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सा जो एरियाज है उनके ऊपर डेवलपमेंट वर्क जो है कर सकते हो, फिर स्कीम्स ला सकते हो, तो आपको सारी सारी डिटेल्स जो है लिखनी पड़ेगी. The laying out or relaying out of land either vacant or already built upon, the filling up or reclamation of low-lying, swampy or unhealthy areas or leveling up of land, any other particular as may be determined by regulations. तो सेक्शन 38 यहाँ खत्म होता है. आज के लिए बस इतना ही. अगले सेक्शन के अगले क्लासेस के अंदर मैं आपको सेक्शन 39 से कंटिन्यू कराऊंगा. आई होप आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही होगी. आज के लिए बस इतना ही. जय भारत, जय हिंद.